हे गाइस, और स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। नीट में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ बायो में पूरे ए टू जेड एनसीईआरटी को यहाँ पे शॉर्ट में करके लाया हूँ। ठीक, तो यदि आप ये लेक्चर देखते हो तो आपके पूरे एनसीईआरटी कवर हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेशन होता क्या है। तो डाइजेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को कन्वर्ट कर देना किसमें? सिंपल एब्जॉर्बल फूड सब्सटेंस में, उसे ही हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। ये कैसा प्रोसेस है? मैकेनिकल प्रोसेस है और कैसा है? बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक, और ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कंस्टिट्यूट कहाँ होता है? एलिमेंट्री कैनाल में होता है और कहाँ? एसोसिएटेड ग्लैंड में। ओके, अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो कहाँ से? माउथ से लेके एनस तक होता है। ठीक, माउथ की बात करें तो माउथ कोई बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में होता है माउथ। ठीक, माउथ में, और माउथ में हमारे दो पार्ट, मतलब माउथ के दो पार्ट आ जाएंगे, टीथ और इसी में हमको पढ़ना है टंग। टीथ और टंग के बारे में पढ़ना है, टीथ और मस्कुलर टंग के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीथ की। तो टीथ जो है सबसे हार्डेस्ट होता है। ठीक, और उसका जो हार्ड सरफेस होता है, जो हार्ड चूइंग सरफेस ऑफ टीथ जो होता है वो उसे इनेमल कहते हैं। जो टीथ का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक, उसका सरफेस वो भी होता है, हार्डेस्ट सरफेस जो होता है उसको क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। ठीक, इनेमल। ठीक, ऑन द बेसिस टीथ कोई कई टाइप होते हैं, अब उसके बहुत से बेसिस हैं, उसी की टाइप पे उसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी लाया हूँ। ठीक, ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ जॉ बोन, तो यदि किसी जॉ में अटैचमेंट के हिसाब से, यदि जॉ में अटैच है तो उसके हिसाब से यदि उसको टीथ को अपने ह्यूमन टीथ की, तो वो कैसा होता है? थिकोडॉन्ट होता है। तो जॉ के हिसाब से, मतलब जॉ बोन में अटैचमेंट के हिसाब से यदि उसको डिवाइड करें तो हमारा जो ह्यूमन की टीथ है वो कैसा होता है? थिकोडॉन्ट होता है। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ टीथ अपीयर इन द लाइफ टाइम, और जो हमारा ह्यूमन का टीथ होता है वो हमारे एक लाइफ टाइम में, आपको पता होगा कि हमारे दो बार टीथ आते हैं, एक होता है मिल्क टीथ, एक होता है परमानेंट टीथ। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? डाइफाइडॉन्ट कहते हैं। ह्यूमन जो टीथ होता है वो कैसा होता है? डाइफाइडॉन्ट होता है। ठीक, तो एक बार फिर से, ह्यूमन टीथ होता है थिकोडॉन्ट, डाइफाइडॉन्ट। ठीक, डाइफाइडॉन्ट मतलब दो बार आते हैं, एक होता है मिल्क टीथ, एक होता है परमानेंट टीथ। ठीक, मिल्क टीथ का यदि आपको फॉर्मूला पता होगा तो 2102/2102। ठीक, और जो परमानेंट टीथ का जो फॉर्मूला होता है 2123/2123। ओके, ठीक, इसमें 2 का ऊपर नीचे इंटू होता है, 2 का मल्टीपल होता है। ठीक, क्योंकि यदि आप इसको देखेंगे तो ये 28 तीर्थ आएंगे और यहाँ पे हमें 32 दांत होते हैं। यहाँ यदि परमानेंट की बात करें, मतलब जो हम एडल्ट हो जाते हैं तब के तीर्थ को ही परमानेंट तीर्थ कहते हैं। ये कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो हमारे 8 प्रीमोलर हैं, क्योंकि ये देखिए, ये 2 2 4 4 और 4 के 4 8 हो गए, तो 8 प्रीमोलर जो होते हैं वो क्या होते हैं? 8 प्रीमोलर और एक मोलर। ठीक, ये केवल एक ही बार आते हैं और वे केवल परमानेंट तीर्थ में ही आते हैं। ठीक, तो 8 प्रीमोलर और 2 मोलर जो हैं वो कैसे होते हैं? मोनोफाइडॉन्ट, मतलब केवल एक बार आते हैं, मोनोफाइडॉन्ट। ठीक, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी इन द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। हमारे फंक्शन और स्ट्रक्चर के बेस पे हमारे जो टीथ होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक, तो हमारे जो इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन की, क्योंकि कोई जो इंसीजर होता है ऐसे नोखिला होता है, कैनाइन कुछ ऐसा होता है, तो सभी के स्ट्रक्चर अलग हैं। इंसीजर के हैं ऐसे चबाने के लिए, वो खींचने के लिए है, चबाने के लिए, ऐसे अलग अलग होते हैं टाइप। तो मैं एनसीईआरटी नहीं, इसलिए इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक, और यहाँ जो हमारा ये फॉर्मूला है 2102/2102, तो यहाँ जो है ये वाला जो टर्म है आगे वाला, ये इंसीजर बताता है, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर, मोलर, ये सब तो हम बचपन से पढ़ते हैं, इसलिए बहुत ईजी है, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे टंग। जो हमारा टंग होता है वो कैसा है? फ्रीली मूवेबल होता है और भी कैसा? मस्कुलर होता है। ठीक, और अटैच होता है किससे? बक्कल कैविटी से, हमारे बक्कल कैविटी से अटैच होता है, और जहाँ वो अटैच होता है उसी पॉइंट को उसको कहते हैं फेनुलम। फेनुलम कहा जाता है जहाँ वो अटैच होता है। ठीक, अपर सर्फेस ऑफ टंग हैज़ स्मॉल प्रोजेक्शन पेपिलाई, और जो हमारा अपर सर्फेस होता है, जो ये अपर सर्फेस है, यहाँ पे हमारे क्या होते हैं? छोटे से पेपिलाई होते हैं। ठीक, पेपिलाई जो होते हैं, इसमें क्या होता है? टेस्ट बर्ड होता है, यही हमको फील कराता है कैसा टेस्ट है उसका। ठीक, तीखा, खट्टा, मीठा, यही टेस्ट बर्ड होते हैं, वही हमें फील कराते हैं। अब हम बात करते हैं, अब हमने अपना माउथ वाला पार्ट कवर कर लिया, इसमें टीथ और टंग की बात कर ली। अब हम बात करेंगे फेरिंग्स। तो फेरिंग्स जो होता है वो क्या होता है कि, तो जो फेरिंग्स होता है वो पैसेज होता है फूड पाइप और विंड पाइप का पैसेज होता है, मतलब वहाँ से बटते हैं। विंड पाइप अलग होता है, फूड पाइप अलग होता है। तो वही फूड पाइप को इसोफेगस कहते हैं, और विंड पाइप को मतलब कि ट्रैकिया कहते हैं। ठीक, उनमें ओपन होता है। इसी फेरिंग्स में ही हमारा एपिग्लॉटिस भी आता है। ठीक, एपिग्लॉटिस क्या करता है कि जब हम फूड को निगलते समय फूड जो है विंड पाइप में ना चला जाए, क्योंकि ये दोनों पैसेज होता है दोनों के लिए। तो क्या होता है कि जब हम खाना निगलते हैं तो फूड है वो विंड पाइप में ना चला जाए, इसलिए वो क्या करता है? उसको ढक देता है, एक कार्टिलेजियस फ्लैप होता है उससे ढक देता है, ताकि फूड जो है विंड पाइप में ना चला जाए। तो वही प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस या ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। तो वही क्या कहता है? इसको फ्लैप कर देता है, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस, ग्लॉटिस में जाने से प्रिवेंट रोकता है। और वही क्या है? ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, या फिर ओपनिंग ऑफ विंड पाइप भी कहते हैं ग्लॉटिस को।
अब बात करते हैं ईसोफेगस, इसी को ही हम कहते हैं फूड पाइप, ईसोफेगस। एक थीन ट्यूब विच इज एक्सटेंड पास थ्रू नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम। तो एक थीन लंबा ट्यूब होता है जो एक्सटेंड होता है, मतलब सीधे एक्सटेंड हो जाता है, कहाँ से हमारा पास होता है नेक से, गर्दन से लेके थोरैक्स, हमारा मतलब सीने जो थोरैक्स पार्ट है वहाँ, फिर और वहाँ से फिर डायफ्राम तक एक्सटेंड रहता है वो। ठीक, इतना लंबा ये पाइप होता है। अब हम बात करेंगे स्टमक। जो स्टमक है वो कैसा होता है, जे शेप का होता है। ठीक, लोकेटेड कहाँ होता है, अपर लेफ्ट पोजीशन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो ये कहाँ होता है, अपर मतलब ऊपर साइड लेफ्ट, और भी लेफ्ट साइड में ये होता है, कहाँ, एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक, अब इसमें इसके 4 पार्ट होते हैं। ठीक, इसके 4 पार्ट होते हैं, कार्डिक, फंगस, कार्डियक, फंडस, बॉडीज और पैल्विक। ठीक, इसके 4 पार्ट होते हैं, कार्डिक, फंडस, बॉडी और पैल्विक, 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक, जो कार्डिक होता है, वो क्या होता है, ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस। ये क्या, कौन सा पार्ट होता है, ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस होता है। फंडस एक्चुअली एनसीईआरटी में इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। ठीक, और जो बॉडी है वो क्या होता है, मेन सेंट्रल पोजीशन होता है। जो बॉडी होता है वो क्या होता है, मेन सेंट्रल पोजीशन होता है। और पैल्विक होता है वो क्या होता है, ओपन इनटू क्या, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यही क्या होता है, ओपन होगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा। ठीक है, यहाँ से अब स्टमक के बाद क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। तो ये क्या आएगा, लास्ट जो पैल्विक है ये क्या होगा, ओपन इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी को ही हम डुडेनम कहते हैं। ठीक, इसमें 2 स्नैप्टर पाए जाते हैं, एक इधर पैल्विक रीजन में स्नैप्टर पाया जाता है, एक इसके ऊपर वाले रीजन में। ठीक, तो जो ऊपर जो पाया जाता है उसको कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्नैप्टर, जो नीचे वाला होता है उसको पैल्विक स्नैप्टर कहते हैं। ठीक, इसके बारे में बोला है एनसीईआरटी कि ये क्या गाइडेड करता है किसको, ओपनिंग ऑफ स्टमक और ड्यूडेनम को। ये किसको गाइड करता है, ओपनिंग ऑफ स्टमक और ड्यूडेनम को ये गाइडेड करता है। और जो ये हमारा ये वाला है, ये ईसोफेगस, ये मतलब प्रिवेंट करता है। तो ये दोनों के नाम से ही लग रहे हैं कि किसको गाइड करेगा, मतलब ये स्टमक को गाइड करेगा और ईसोफेगस को, गैस्ट्रो और ईसोफेगियल, मतलब ये किसको गाइड करेगा, गैस्ट्रो और ईसोफेगल को, ईसोफेगस और मतलब कि स्टमक को गाइड करेगा। ठीक, ये खाना मतलब ईसोफेगस में वापस ना चला जाए इसलिए इसको गाइड करेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सी शेप का होता है। ठीक, सी शेप का एक्चुअली इससे नहीं बोलते हैं सी शेप ड्यूडेनम होता है। ठीक, तो जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक होता है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक, अब रुकिए मैं आपको एनसीईआरटी दिखा दूँ लाइन से पहले। जो हमारा फूड है पहले कहाँ, माउथ से आया, फिर ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस से स्टमक में गया, स्टमक से ये क्या है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा, ये क्या है, ड्यूडेनम, ये क्या है, जेजुनम, ये क्वाइल पार्ट जो है जेजुनम, और ये क्या है, इलियम, जो यहाँ पे आया है इसका लास्ट पोजीशन ये हो गया इलियम। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है, देखिए इसको, इतने पार्ट को इलियम बताया यहाँ से पार्ट को। ठीक, ये है डेजुनम, ये है ड्यूडेनम, ये है जेजुनम, और ये क्या है, इलियम, मैंने यहाँ पे डिनोट किया है। ठीक, तो जैसा कि अभी आपने फिगर में देखा, जो ड्यूडेनम होता है कैसा होता है, सी शेप का होता है। जो जेजुनम होता है बहुत ही ज़्यादा क्वाइल पार्ट होता है, वो भी कैसा होता है, मिडिल का होता है, बहुत क्वाइल पार्ट, लॉन्ग क्वाइल मिडिल पोजीशन होता है, पोर्शन होता है। इलियम जो होता है वो कैसा होता है, हाईली क्वाइल ओपन, बहुत ये भी क्या होता है, हाईली क्वाइल होता है और ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, और ये भी क्वाइल होता है और किस में ओपन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर लें तो इसमें हमारे 3 पार्ट इसके भी होते हैं, सीकम, कोलम, रेक्टम। ठीक, तो सीकम पे ही क्या होता है, एक स्मॉल बाइंड सैक विच इज होस्ट एंड सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे कहता है छोटे छोटे बाइंड सैक होते हैं, ऐसे बाइंड सैक होते हैं, अभी मैं आपको फिगर में दिखाऊंगा, बाइंड सैक होते हैं, और उसी में क्या होता है, सिम्बायोटिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो हमारे सिम्बायोटिक है, मतलब कि जो हमारे साथ सिम्बायोटिक मतलब होता है दोनों को फ़ायदा, मतलब उससे हमको भी फ़ायदा होता है क्योंकि हमारे वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो माइक्रोब, और उनको वहाँ से प्रोटीन, वहाँ से न्यूट्रिशन भी मिलता है, तो उन दोनों को फ़ायदा होता है, इसलिए सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें पाए जाते हैं। बात है इसमें साथ ही साथ इसमें यहाँ पे एक प्रोजेक्शन भी होता है, एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं वेंडिफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। वो क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, मतलब जिसका हमारे में कोई काम का नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। ओके, आपने देखा होगा बहुत लोग अपेंडिक्स बढ़ जाता है तो उसको कटवा देते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, कभी खाना आके भरने लगता है तो वो भर जाता है, तो इसलिए लोग उसको कटवा देते हैं, क्योंकि उसका कोई यूज है ही नहीं हमारे शरीर में, उसको फालतू है वो, इसीलिए। अब दूसरा बात करें कॉलम, जो कॉलम है ये भी कैसा है, क्वाइल पार्ट है, इसके 4 पार्ट हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड। ओके, अब फिर बात करते हैं रेक्टम, ये आखिरी पार्ट हो गया रेक्टम, ओपन थ्रो आउट ऑफ एनस। अब यहाँ से रेक्टम से ही क्या होगा, एनस में चला जाएगा, रेक्टम ओपन होगा कहाँ, एनस में। देखिए हम शुरू से बात करें तो हमारी जो है ये माउथ था, यहाँ से खाना गया ईसोफेगस में, ईसोफेगस स्टमक में, स्टमक से ड्यूडेनम, जेजुनम, ड्यूडेनम में गया, ड्यूडेनम से जेजुनम में गया, ये मिडिल पॉइंट है जो क्वाइल पार्ट है, और उसके बाद कहाँ गया, जेजुनम से इलियम में गया, इलियम ये जो है यहाँ से ही क्या होगा, इलियम से देखिए
कहाँ चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा सीकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीकम वाला, क्योंकि इसी में ही वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है और स्मॉल प्रोजेक्शन पाया जाता है छोटे छोटे, और उसी में क्या होता है सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, इसी में दोनों होता है। तो सीकम में ही यहीं पे सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, और इसी में एक स्मॉल प्रोजेक्शन है। मैंने यहाँ पे ऐसे बहुत खचा दिया है, यही वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक, इसी को वेंडिफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। ओके, तो ये था फिगर। जब आप अपने एलिमेंट्री कैनाल का मतलब कि यदि आप स्टमक है या किसी का भी आप यदि व्यू ऐसे ट्रांसफर व्यू काटेंगे तो उसमें 4 लेयर दिखते हैं। ठीक, तो सबसे ऊपर जो लेयर होता है वो होता है सिरोसा, बीच में होता है मस्कुलरिस, ये एम जो है मस्कुलरिस। ठीक, उसके बाद फिर जो होता है सब म्यूकोसा होता है, फिर क्या होता है म्यूकोसा। ऐसे 4 पार्ट होते हैं, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। जो सिरोसा होता है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। ठीक, और मेजोथीलियम, मेजोथीलियम एक्चुअली कुछ नहीं है, एपिथीलियम जो लेयर होता है उसे ही जो हमारे जब विसरल ऑर्गन मतलब जैसे स्टमक हो गया, जो विसरल ऑर्गन होते हैं उसी के एपिडर्मिस लेयर को ही मेजोथीलियम लेयर कहा जाता है। जो एपिडर्मिस जो हमारे विसरल ऑर्गन हो गए, जैसे स्टमक हो गया, पेट हो गया, जो विसरल ऑर्गन है उसी के एपिडर्मिस वाले लेयर को ही मेजोथीलियम कहा जाता है। ठीक, तो ये किसका बना होता है, मेजोथीलियम लेयर का होता है, मतलब आउटर लेयर का जो ये होता है उसको ही एपिडर्मिस कहते हैं। हमारा जो आउटर लेयर होता है एपिडर्मिस। फिर उसके बाद आता है इनर लेयर। इनर लेयर मतलब वही, इसमें क्या है, म्यूकोसा। ठीक, एनसीईआरटी में इसको उल्टा सीधा दिया है नाम, नेमिंग मतलब नेमिंग सही दिया है, बस उल्टा पहले इनर को लिखा है फिर आउटर को लिखा था। सबसे पहले आउटर को लिखना चाहिए था। तो ये वाला जो है आउटर लेयर है। ठीक, ये था सिरोसा बाहर। फिर ये वाला जो है आउटर लेयर, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, क्योंकि इसमें लंबे लंबे गए होते हैं, इसलिए लॉन्गिट्यूडिनल, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर वाला होता है, और इनर जो होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर मस्कुलर होता है। ठीक, तो एनसीईआरटी में इनर पहले दे दिया, आउटर बाद में दिया, ऐसे दे दिया भाई। ये एनसीईआरटी का ही मैंने लिखा है। ठीक, तो पहले इसको ये लिखना चाहिए, आउटर लिखना चाहिए, क्योंकि बाहर से बात करें तो आउटर तो कैसा है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है आउटर वाला। ठीक, और इनर जो होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ठीक, अब इसके बाद फिर क्या बात करेंगे, सब म्यूकोसा। जो सब म्यूकोसा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब म्यूकोसा में ही हमारे बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, ब्लड वेसल सब इसी में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का मिलकर बना होता है। ठीक, क्योंकि जो ये बीच में इसलिए कैसा होगा, कनेक्टिव टिश्यू का होगा, क्योंकि इसमें क्या है, ब्लड वेसल ये सब पाए जा रहे हैं। ठीक, क्योंकि आप टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, तो इसमें कंटेंट होता है नर्व, ब्लड वेसल और लिम्फ, इसमें कंटेंट करता है। और इसी में एक ग्लैंड पाया जाता है। देखिए, दिस लेयर सीक्रेट अ ग्लैंड इन ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में, केवल ड्यूडेनम वाले में एक ग्लैंड पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, बर्नन ग्लैंड कहते हैं। बर्नन ग्लैंड इसी के ड्यूडेनम में पाया जाता है। सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम में क्या होता है, बर्नन ग्लैंड पाया जाता है केवल ड्यूडेनम में। ओके, अब इसमें बात करते हैं म्यूकोसा। जो म्यूकोटा होता है वो इनर मोस्ट लेयर होता है, सबसे अंदर का लेयर होता है। ठीक, यही क्या होता है, लूमेन के पास होता है। ये लूमेन है, ये खाली स्टैंड है। ठीक, इसी में खाना ना भरा होगा। तो एक बार एनसीईआरटी में देख लीजिए, सबसे ऊपर क्या है, सिरोसा है, फिर मस्कुलरिस है। मस्कुलरिस में क्या है, आउटर क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल है, फिर क्या है, इनर क्या है, सर्कुलर है, इनर क्या है, सर्कुलर मसल है। फिर उसका क्या है, सब म्यूकोसा है। ठीक, फिर सब म्यूकोसा है, फिर क्या है, म्यूकोसा है, फिर क्या है, ल्यूमेन है। ओके, तो इतना ही एनसीईआरटी में दिया। तो हम अपने स्टमक की बात करें तो उसमें छोटे छोटे फिंगर इरेगुलर फोल्ड होते हैं ऐसे। ये मान लीजिए हमारा स्टमक है ये। ठीक, ये स्टमक है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे फोल्ड पाए जाते हैं। ठीक, तो उसको ही क्या कहते हैं, रूगी कहते हैं। जो स्टमक में फोल्ड पाया जाता है उसको रूगी कहा जाता है। रूगी क्या कहता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है ताकि अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो सके, अच्छे से डाइजेशन हो सके। एब्जॉर्प्शन के लिए मेन इसका पर्पस होता है। ठीक, विलाई की बात करें तो विलाई जो होता है किस में पाया जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये भी कैसा होता है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फोल्डिंग इन स्मॉल इंटेस्टाइन, उसी को क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। द सेल लाइनिंग इन विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल माइक्रोविलाई। ऐसे में बहुत ही छोटे छोटे, इसी के सेल पे बहुत ही छोटे छोटे वही प्रोजेक्शन होता है, न्यूमरस प्रोजेक्शन होता है, उसको ही क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं। विलाई में ही, और विलाई में भी छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं, उसको ही क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई। गिवन ब्रश बॉर्डर एपियंस, ये क्या कहता है, ब्रश बॉर्डर एपियंस देता है, आराम से उसको मतलब ब्रश की तरह से, ब्रश की तरह से निकला हुआ एपियंस देता है। ओके, ब्रश बॉर्डर एपियंस। इंक्रीज सरफेस एरिया, इसका काम क्या होता है, इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया। ठीक, और इसमें क्या होता है, विलाई सप्लाई करता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज लिम्फ वेसल का लैक्टियल। ठीक, तो विलाई में ही हमारे क्या होता है, सप्लाई होता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, ढेर सारे कैपिलरी होते हैं विलाई में ही, ब्लड के कैपिलरीज होते हैं। और इसी में क्या होता है, लिम्फ वेसल, जिसको हम क्या कहते हैं, लैक्टियल कहते हैं। तो इसी में लिम्फ वेसल और हमारे ब्लड वेसल का सप्लाई रहता है। ठीक, दूसरा बात करेंगे कि इसमें जो होता है म्यूकोसल एपिथेलियम लेयर भी पाया जाता है। म्यूकोसल एपिथेलियम लेयर का वर्क क्या होता है कि म्यूकस सीक्रेट करना। ठीक है, म्यूकोसल एपिथेलियल लेयर जो होता है ग्लोबेट सेल का बना होता है। जो हमारा म्यूकोसा जो लेयर होता है उस पर एपिथेलियम, तो इसी म्यूकोसल एपिथेलियम को ही हम क्या कहते हैं, ग्लोबेट सेल कहते हैं। ये ग्लोबेट सेल का वर्क आपको पता ही होगा, क्या करता है, सीक्रेट करता है म्यूकस, हेल्प इन लुब्रिकेशन, जो उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराता है कि एकदम लुब्रिकेट हो, कि आराम से मूवमेंट हो सके, आराम से फूड अदर पार्ट में चला जा सके।
साथ ही साथ इसमें क्रिप्स ऑफ लिबेनक्रम है, सॉरी लेबेक्रम लिखा है, सॉरी मैं बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक। क्रिप्स ऑफ लेबेनक्रम लिखा है, ठीक। ये क्या होता है, बेस ऑफ विलाई इज इंस्टेंट, ये बेस से पाया जाता है क्रिप्स ऑफ लेबेनक्रम, ठीक। ये भी उसी के विलाई के ही बेस पे पाया जाता है। तो देखिए जो हमारा ये क्रिप्स ऑफ लेबेनक्रम है, ये क्या है, इसके विलाई के बेस पे है, बेस वाले पार्ट पे है, ठीक। इसी में ये विलाई, देखिए इसमें छोटे छोटे, देखिए यहाँ प्रोजेक्शन है ना, इसी को हम विलाई कहते हैं, ये स्मॉल इंस्टेंट में ही, ठीक। और इस पर क्या है, लैक्टियल ब्लड वेसल गया, ब्लड वेसल और कैपिलरीज भी हैं, कुछ लैक्टियल वेसल भी हैं। ये येलो वाला है कैसा है, लैक्टियल वेसल बता रहा है, और जो ये सब है ये क्या है, कैपिलरीज हैं, ठीक। कुछ आर्टरी भी होते हैं और वेंस भी होते हैं। तो यही फिगर है, क्या है, एक सेक्शन है किसका, स्मॉल इंस्टेंटाइन का, इसमें म्यूकस सोइंग विलाई। तो ये किसका लेयर है, म्यूकोसा लेयर का है, जिसमें क्या है, विलाई पाए जाते हैं, ठीक। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो विलाई होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, म्यूकोसा लेयर में ही पाए जाते हैं, ठीक। अभी हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले हम बात करेंगे सलाइवा, सबसे पहले बात करेंगे सैलिवरी ग्लैंड, इससे ही क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है, ठीक। ये 3 पेयर ग्लैंड होते हैं, इसमें सबसे पहला होता है पैराटॉइड ग्लैंड होता है, इसको ये किस में पाया जाता है, चीक के पास। ये वाला मतलब इसके 3 पेयर होते हैं, 3 पेयर हमारे में पाए जाते हैं ह्यूमन में, ठीक। तो ये हमेशा पेयर में ही पाए जाएंगे। जो पहला पेयर है उसको हम चीक के पास पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पैराटॉइड ग्लैंड कहते हैं। दूसरा जो है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल कहते हैं। तो दूसरा पेयर है वो कहाँ पाया जाता है, लोअर जॉ, हमारे जॉ के नीचे पाया जाता है। और जो तीसरा पेयर है वो किस में है, सब लिंगुअल, जिसे हम क्या कहते हैं, बिलो टंग। तो हमारा पैराटॉइड है चीक के पास, सब मैक्सिलरी है, सब मैंडली जो है वो मैंडिबल कहाँ है, लोअर जॉ के पास, और जो सब लिंगुअल वो कहाँ है, टंग के पास। तो सबके नाम से पता है, पैराटॉइड मतलब चीक, सब मैक्सिलरी मतलब हो गया कि लोअर जॉ, ठीक, मैक्सिलरी मतलब जॉ, और जो हमारा लिंगुअल मतलब टंग, नाम से ही पता चल रहा है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा हम पढ़ेंगे लीवर। लीवर जो है सबसे बड़ा ग्लैंड है, ठीक, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, ठीक। इसका जो वेट होता है वो कितना होता है, 1.2 से 1.5 kg, मतलब ये 1.5 kg का हमारा लीवर होता है, 1.5 kg का। लोकेशन इसका कहाँ होता है, एब्नॉर्मल कैविटी ही होगा, जस्ट बिलो डायफ्राम, ये जस्ट डायफ्राम के नीचे होता है, ठीक। उसके बाद करेंगे 2 लोब्स स्ट्रक्चर होता है, ये 2 लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। इसमें इसके 2 लोब स्ट्रक्चर होते हैं, एक राइट लोब हो गया, लेफ्ट लोब हो गया। इसमें 2 पार्ट से कटे होते हैं, 2 लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। पहले लोग कहते हैं, इसमें एक होता है राइट हिपैटिक लोब्स, एक होता है लेफ्ट हिपैटिक लोब्स, ठीक। इस लोब जो इच लोब कंटेन नंबर ऑफ पॉलीगोनल स्ट्रक्चर कॉल्ड हिपैटिक लोब्स। तो हमारा जो सभी जो इच लोब है, जो पहला लोब है, हर लोब्स जो है उसमें पॉलीगोनल स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे पॉलीगोनल। तो इच लोब कंटेन नंबर ऑफ पॉलीगोनल स्ट्रक्चर कॉल्ड हिपैटिक लोब्यूल्स, उसको क्या कहते हैं, हिपैटिक लोब्यूल्स कहते हैं। यही क्या है, फंक्शन स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। यही हमारे लीवर का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि क्या है, ड्यू टू कंटेन ऑफ हिपैटिक सेल, क्योंकि इसी में ही क्या होता है, हिपैटिक सेल होते हैं, ठीक। तो मतलब सेल है, तो सेल का सेल क्या होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है। जैसे ये भी क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। तो जो हम ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो हिपैटिक लोब्यूल्स है, यही क्या है, हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, ठीक। और इस पर एक कवर लगाया गया होता है, ऐसे कवर लगाया जाता है, उसी को हम कहते हैं ग्लिसनल कैप्सूल, ठीक। तो हिपैटिक लोब्यूल कवर्ड अ थिन कनेक्टिव सीट कॉल्ड ग्लिसनल कैप्सूल होता है। जो हमारा हिपैटिक लोब्यूल्स होता है वो कवर्ड होता है एक थिन कनेक्टिव टिश्यू से, उसको ये क्या कहते हैं, ग्लिसनल कैप्सूल कहते हैं, ठीक। अब हम नोट की बात करें, इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जो हमारे इससे जो होता है बाइल सीक्रेट होता है, जो हिपैटिक लोब्यूल है ये बाइल सीक्रेट करते हैं। बाइल जो होता है वो फैट के इमल्सिफिकेशन में वर्क करता है, ठीक। तो इससे जो बाइल निकलते हैं तो वो बाइल सीक्रेट बाय हिपैटिक सेल, जो बाइल निकलता है ये सीक्रेट कौन करता है, हिपैटिक सेल, अब पास थ्रू द हिपैटिक डक्ट, और हिपैटिक डक्ट द्वारा वो पास होता है एंड स्टोर। लेकिन स्टोर कहाँ होता है, स्टोर और कंसनट्रेट होता है इन द थिन मस्कुलर सैक स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्लैल ब्लैडर। लेकिन वो कहाँ स्टोर कहाँ होता है, ग्लैल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक। उसको बनाता कौन है, लीवर। लीवर का मतलब हिपैटिक सेल, ठीक, हिपैटिक सेल इसे बनाता है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, ग्लैल ब्लैडर में, ठीक। देखिए ये जो है ये डक्ट है, डक्ट ऑफ लीवर है, ठीक। ये डक्ट है लीवर, यहाँ पे क्या है, लीवर है हमारा, ऐसे सॉरी मैं लीवर बना देता हूँ, ऐसा ही होगा लीवर। तो यहाँ पे लीवर का ये डक्ट है, ठीक। यही यहाँ से लीवर से ये जब होगा हिपैटिक सेल, जब यहाँ से बाइल बनाएंगे तो बाइल कहाँ चला जाएगा, स्टोर हो जाएगा ग्लैल ब्लैडर में, ठीक। तो यहाँ से हिपैटिक सेल बनाएंगे बाइल, वो किसमें स्टोर हो जाएगा, ग्लैल ब्लैडर में, ठीक। तो ये डक्ट ऑफ लीवर है, ठीक। यहाँ से बाइल बना, ठीक। और ये जो बाइल है, और ये जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे बाइल और हिपैटिक सेल, उसको ही हम क्या कहेंगे, कॉमन बाइल डक्ट कहेंगे, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक। ये बाइल लेकिन जाएगा कहाँ, ये अल्टीमेटली ये जाएगा हमारे ड्यूडेनम में। ये बाइल जो जाता है ड्यूडेनम होता है। तो ड्यूडेनम में 2 एंजाइम होते हैं, एक तो बाइल के द्वारा भी जो होता है वो भी जाता है, ठीक। बाइल एंजाइम नहीं है,
बाइल इमल्सिफिकेशन, फैट के इमल्सिफिकेशन में केवल वर्क करता है। ओके, तो यहाँ से बाइल के द्वारा भी जाएगा और पैंक्रियाज भी यहाँ से अटैच होता है। तो ड्यूडेनम में ही सब अटैच है, ड्यूडेनम में ही पैंक्रियाज भी हमारा अटैच है और उसी में ही हमारा ग्लैल ब्लेडर भी अटैच है ड्यूडेनम में ही। ओके, तो यही दोनों यहाँ पे जाते हैं और दोनों निकलते हैं जहाँ पे, उसको ही हम क्या कहते हैं, उसी को हम यहाँ पे कहते हैं HP डक्ट, मतलब हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लीवर था, लीवर से वो लीवर के सेल ने बाइल बनाया, बाइल यहाँ से जाएगा। ठीक, कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक, कॉमन हिपैटिक डक्ट से होने के बाद यहाँ पे स्टोर हो जाएगा ग्लैल ब्लेडर में। ठीक, ग्लैल ब्लेडर में स्टोर हो जाएगा और जब ये निकलेगा, दोनों निकलेंगे तो क्या होगा, कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं क्योंकि इसमें क्या है, हिपैटिक का भी डक्ट आ गया और ये भी ग्लैल ब्लेडर का भी डक्ट आ गया, इसलिए क्या करेंगे कॉमन बाइल डक्ट। फिर कॉमन बाइल डक्ट से ये होते हुए पैंक्रियाटिक डक्ट भी यहाँ मिलेगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक, तो NCERT में जैसा फिगर दिया वैसे मैंने बनाया कि यहाँ देखिए क्या है, हमारा हिपैटिक डक्ट ऑफ लीवर है। ठीक, इसे हिपैटिक डक्ट भी कहते हैं। यहाँ से क्या हुआ, ग्लैल ब्लेडर का डक्ट आया, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। ग्लैल ब्लेडर और लीवर का डक्ट मिलकर क्या बनाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। फिर ये कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट मिलकर क्या बनाएंगे, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जल्दी, सब कहाँ खुलेंगे, चाहे बाइल हो चाहे पैंक्रियाटिक जूस हो, सभी ड्यूडेनम में ही खुलते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कॉमन बाइल डक्ट। जो कॉमन बाइल डक्ट होता है ये किससे मिलकर बना होता है, कॉमन बाइल डक्ट, तो आपको पता ही हो कि किससे, ग्लैल ब्लेडर के डक्ट से और किससे, हिपैटिक डक्ट से। तो भाई डक्ट ऑफ ग्लैल ब्लेडर अलॉन्ग विद हिपैटिक डक्ट ऑफ लीवर, तो क्या है, ग्लैल ब्लेडर का डक्ट और क्या है, लीवर का डक्ट से मिलकर बना होता है, इसलिए क्या है ये डक्ट ऑफ ग्लैल ब्लेडर अलॉन्ग विद हिपैटिक डक्ट ऑफ लीवर। अब बात करेंगे हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। जो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट नाम से ही पता किया क्या होगा, एक तो हिपैटिक वाला डक्ट होगा मतलब लीवर का डक्ट होगा, और एक दूसरा कौन सा होगा, पैंक्रियाज का डक्ट होगा। तो भाई बाइल डक्ट, ये जो कॉमन बाइल डक्ट भी बोल सकते हैं, बाइल डक्ट ये NCERT में दिया है, बाइल डक्ट अलॉन्ग विथ पैंक्रियाटिक डक्ट। तो क्या है, बाइल डक्ट अलॉन्ग विथ पैंक्रियाटिक डक्ट को क्या कहेंगे, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक, तो ये दोनों सब NCERT में दिया है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि इधर ही एक OD पाया जाता है, स्नैप्टर पाया जाता है, स्नैप्टर और OD पाया जाता है। ठीक, और स्नैप्टर पाया जाता है, वो क्या गाइडेड करता है हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट को। तो यहाँ जहाँ हिपैटिक, जहाँ ये ग्लैल मतलब बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट मिलते हैं, उधर ही एक स्नैप्टर पाया जाता है, वही उसको क्या कहते हैं, स्नैप्टर और OD कहते हैं। यही हेल्प करता है किसको, हमारे हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट को, मतलब कि प्रिवेंट कर कि बैक फ्लो ना हो पाए, जो यहाँ से आ रहा है वो बैक वापस फ्लो ना हो पाए। ठीक, जो यहाँ से जूस निकल रहा है वापस ब्लैक ना फ्लो हो पाए, इसलिए वही क्या करता है, गाइडेड करता है हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट को। ओके, अगला बात करेंगे पैंक्रियाज। ये सिचुएटेड होता है लिम्फ और सी शेप ड्यूडेनम। तो हमारा पैंक्रियाज अभी हमने पढ़ा कहाँ सिचुएटेड होता है, ड्यूडेनम में ही सिचुएटेड होता है। ठीक, और ड्यूडेनम हमारा किस शेप का होता है, C शेप का होता है, और जबकि हमारा ये स्टमक किस शेप का होता है, J शेप का होता है। अभी हमने आगे पढ़ा था। अब हम बात करते हैं ये जो पैंक्रियाज है उसको हम कंपाउंड ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों टाइप के ग्लैंड पाया जाता है, एक्सोक्राइन इंडोक्राइन। ठीक, जो एक्सोक्राइन होता है इसमें क्या होता है, एल्कालाइन पैंक्रियाटिक जूस होता है। ठीक, इंडोक्राइन आप अभी अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे ही। तो इंडोक्राइन में क्या है, अल्फा ग्लूकेगॉन और बीटा क्या है, इंसुलिन। जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ठीक, ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर सके। ठीक, जबकि इसी का उल्टा काम करता है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देता है, इससे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ठीक, तो ये हमें अभी हम ऑलरेडी हमको पढ़ना है उसमें इंडोक्राइन वाले चैप्टर में। ठीक, और जो एक्सोक्राइन में इसमें क्या होता है, एल्कलाइन पीएच वाले क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस निकलता है एक्सोक्राइन पार्ट से। ठीक, अब बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। तो हमारे फूड के मतलब कि फूड का डाइजेशन दो तरफ से होता है, एक फिजिकल प्रोसेस भी होता है, एक क्या होता है बायोकेमिकल प्रोसेस, हमने पढ़ा ही था। एक फिजिकल प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, दोनों के थ्रू होता है। तो हमारा फिजिकल जो प्रोसेस होता है, जैसे पहले बात करें बक्कल कैविटी में, तो बक्कल कैविटी में क्या होता है, जो फूड होता है उसमें उसको क्या होता है मैस्टिकेशन, मतलब कि उसको हम दांत से पीसते हैं ना, उसी को कहते हैं मैस्टिकेशन। तो ये जो फिजिकल प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, मैस्टिकेशन कहते हैं। और ये फूड किस में चेंज हो जाता है, बोलस में। तो बक्कल कैविटी में किस में चेंज हो जाएगा, बोलस में फूड। ठीक, और इस पर जो इसमें पीएच अभी हम याद करा देते हैं, पीएच की वैल्यू इसमें होती है 6.8 बक्कल कैविटी में। दूसरा बात करेंगे स्टमक। तो स्टमक में क्या होता है, कर्निंग होता है, मंथन टाइप कैसे होता है, घुमाव टाइप कैसे होता है, ताकि मिलता रहे खाना। ठीक, तो स्टमक में कर्निंग होता है, ये फिजिकल प्रोसेस है। ठीक, तो इसमें कौन सा फिजिकल प्रोसेस होता है, कर्निंग वाला। तो फूड जिससे क्या कन्वर्ट होता जाता है काइम में। ठीक, फिर जो स्मॉल इंस्टेटाइन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो फूड होता है उसमें क्या होता है, सेगमेंटेड होता है, मतलब मिलता है, घुलता है। ठीक, तो सेगमेंटेड होता है। ठीक, और जो फूड होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, काइल में।
ठीक। जो बकल कैविटी का pH होता है 6.8, इसमें क्या होता है मैस्टिकेशन होता है। स्टमक का जो pH होता है 1.5 pH होता है, ये क्या है एसिडिक है pH। और इसमें कौन सा होता है प्रोसेस, कर्निंग होता है, ठीक। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है सेगमेंटेशन होता है, ठीक। सेगमेंटेशन होता है, इसका pH होता है 7.8, ठीक। इसमें फूड जो होता है बकल कैविटी में बोलस, स्टमक में काइम, स्मॉल इंटेस्टाइन में काइल में चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं केमिकल प्रोसेस। तो केमिकल प्रोसेस भी होता है खाना पचाने में। तो केमिकल प्रोसेस में क्या होएगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बक्कल कैविटी में। तो बक्कल कैविटी में केमिकल प्रोसेस वही एंजाइम आएंगे जो खाना को पचाने में वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बक्कल कैविटी में। तो बक्कल कैविटी में जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, सेलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, सेलाइवरी एमाइलेज होता है, ठीक। एमाइलेज जो वर्क करता है किस पे, स्टार्च पे वर्क करता है। तो हमारे मुंह में ही 30% स्टार्च क्या होता है हाइड्रोलाइज हो जाता है, मतलब क्या होता है डाइजेस्ट हो जाता है। तो 30% हमारे मुंह में उसका पाचन हो जाता है। हमारे स्टार्च का जो होता है पाचन 30% जो होता है मुंह में ही हो जाता है, ठीक। और उसका जो pH होता है वो कितना होता है 6.8। तो हमारे मुंह में जो pH होता है वो कितना होता है 6.8। ऑलरेडी हमने उसी टाइम pH आपको याद करा दिए थे मैं, ठीक। तो इसका pH कितना होता है 6.8। फिर इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट आयन, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं जो उसमें हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। इसमें एक लाइसोजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट है लाइसोजाइम। ये सभी एनसीईआरटी का लाइन है, कोई बाहर से मैं नहीं लाया हूँ। ये जो लाइसोजाइम है ये एक्ट करता है, एक्ट एट एंटीबायोटिक एजेंट। तो ये एक एंटीबॉडी की तरह वर्क करता है। ये क्या करता है कि सभी माइक्रोब को किल करता है, ठीक। तो ये क्या है एंटीबॉडी की तरह वर्क करता है। ये क्या करता है किल करता है माइक्रोब को, ठीक। तो ये था बक्कल कैविटी में। ये इसमें क्या होता है सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है, 30% स्टार्च इससे क्या होता है डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं और साथ ही साथ एंटीबॉडी मतलब लाइसोजाइम होता है इसमें क्या होता है वो किल करता है माइक्रोब को, लाइसोजाइम, ठीक। अब बात करेंगे स्टमक। तो स्टमक जो होता है स्टोर करता है फूड को 4 से 5 घंटा हमारे स्टमक में पहले खाना स्टोर रहता है, ठीक। मतलब वो स्टोर रहता है वही पचता रहता है धीरे धीरे, 4 से 5 घंटा वो स्टमक में ही रहता है, ठीक। इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड निकलता है, ठीक। है 3 मेजर टाइप। तो हमारे जो स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसके 3 मेजर सेल्स होते हैं, ठीक। 3 टाइप के सेल से मिलकर बना होता है हमारे स्टमक में जो स्टमक के ग्लैंड है। जो सबसे पहला आता है वो क्या है म्यूकस नेक्ट सेल। म्यूकस नेक्ट सेल मतलब नाम से लग रहा है म्यूकस निकालेगा म्यूकस से नेक्स्ट सेल क्या है सिक्रेट करेगा, म्यूकस करेगा। ये पेप्टिक या चिप सेल, जो पेप्टिक या चिप सेल है वो क्या सिक्रेट करता है पेप्सिनोजन, ठीक। प्रोएंजाइम, ये प्रोएंजाइम है मतलब कि ये अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसको एक्टिव करने के लिए स्पेशियल वर्क करेगा। तो ये पेप्सिनोजन है, पेप्सिन में चेंज हो जाएगा और अभी हम आगे आपको बताएंगे। तो ये क्या है एक पेप्टिक या इसको चिप सेल कहते हैं, वो क्या सिक्रेट करता है पेप्सिनोजन सिक्रेट करता है। तो नाम से ये पेप्टिक पेप्सिनोजन, ठीक। म्यूकस सेल, पेप्टिक पेप्सिनोजन। पैराइटल नाम है पैराइटल, इसलिए सीक्रेट करेगा HCl। तो पैराइटल या ऑक्सीडाइटिक जो सेल है वो सीक्रेट करेगा HCl एंड इंस्टेटाइनिंग फैक्टर जो है, और एक इंस्टेटाइनिंग फैक्टर रिलीज करता है जो क्या होता है इनिशियल होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के। वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इसको भूलिएगा मत। इसमें ये जो हमारा पैराइटल जो सेल है वो तो HCl सीक्रेट करता है ये, ठीक। साथ ही साथ कहता है इंस्टेटाइनल फैक्टर जो रिलीज करता है जो कि इनिशियल होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो एक बार फिर से म्यूकस सेल म्यूकस सीक्रेट करेगा, नाम है पेप्टिक तो पेप्सिनोजन निकालेगा। पैराइटल जो है HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो हमारा जो जब ये है स्टमक में जो पेप्सिनोजन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक। मैंने बताया था ये इनएक्टिव फॉर्म में, इस पर HCl वर्क करेगा, ठीक। HCl क्या है पैराइटल सेल का है वही HCl वर्क करेगा और एक्टिव कर देगा किसमें पेप्सिन में। पेप्सिनोजन के पेप्सिन में कन्वर्ट करता है कौन HCl, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक। इसके साथ साथ जो है ये जो पेप्सिनोजन है वो क्या करता है प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है प्रोटीएजेस एंड पेप्टियॉन्स। तो ये जो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है प्रोटीएजेस और पेप्टियॉन्स में, ये जो पेप्टियॉन्स ये डाईपेप्टाइड है, ठीक। और इस पर जो pH होता है वो कितना होता है 1.8 होता है, ठीक। और जो हमारे इन्फेंट होते हैं जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक। आप देखेंगे उनके मुंह से कभी ऐसे दही टाइप का कुछ निकलता है, ठीक। तो किस एंजाइम की वजह से होता है रेनिन, उनमें रेनिन होता है जो हमारे जब बड़े हो जाते हैं तो ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। तो रेनिन होता है इज एक प्रोलाइटिक एंजाइम, ये भी क्या है प्रोटीन पे वर्क करने वाला एंजाइम है, ठीक। फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट, मतलब छोटे बच्चों में इन्फेंट में पाया जाता है ये कैसे कहता है मिल्क प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन पे ये वर्क करता है इन्फेंट के, मतलब रेनिन वर्क करता है और किस में कन्वर्ट करता है प्रोटीएजेस एंड पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करता है, ठीक। तो ये हमारे में ये जो हमारे स्टमक है उसमें केवल प्रोटीन वाले एंजाइम ही पाए जाते हैं, ठीक। प्रोटीन एंजाइम के साथ साथ ये दोनों हमने जो पढ़ा ये जो पेप्सिन और जो हम रेनिन हमने पढ़ा ये दोनों ही क्या है प्रोटीन वाले एंजाइम है, ठीक। और इसमें साथ ही साथ इसमें क्या होता है कुछ बाइकार्बोनेट और म्यूकस भी पाए जाते हैं, ठीक, गैस्ट्रिक ग्लैंड में।
और इसमें हम बात करेंगे तो बहुत ही कम अमाउंट में लाइपेज भी इसमें पाया जाता है, बहुत ही कम अमाउंट में। लाइपेज क्या होता है, जो सीक्रेट करता है, लाइपेज जो होता है लिपिड पे वर्क करता है या फैट पे वर्क करता है, बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, बहुत ही कम। ठीक, तो अभी हमने स्टमक के बारे में पढ़ लिया, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पाया जाता है, जो हमारा इसमें क्या है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमको पढ़ना है बाइल, एक पैंक्रियाटिक जूस और एक हमें इंटेस्टाइनल जूस, ये तीनों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाइल। जो बाइल होता है, ये इस बाइल में तीन है, एक तो बाइल पिगमेंट होगा, एक बाइल सॉल्ट होगा, एक किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक, तो इसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। पहले बाइल में, पहले क्या है बाइल पिगमेंट। तो बाइल पिगमेंट कौन से होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक, दो पिगमेंट पाए जाते हैं बाइल पिगमेंट। और फिर क्या होता है बाइल सॉल्ट, कुछ सॉल्ट पाए जाते हैं बाइल वाले। ठीक, और इसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है और फास्फोलिपिड भी होता है। ठीक, कुछ बाइल सॉल्ट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट लाइन है ये है कि ये किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है बाइल में, बाइल में कोई एंजाइम नहीं है। ठीक, ये लेकिन ये एंजाइम नहीं है, फिर भी बहुत बड़ा इसका वर्क है। ठीक, इसका बहुत बड़ा ये वर्क है कि इमल्सिफाइड करता है फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करता है, इमल्सिफाइड कर देता है, तोड़ देता है छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक, इमल्सिफाइड करता है, जिससे आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। यदि बाइल ना हो तो डाइजेशन नहीं हो पाएगा फैट का। ठीक, तो पहले बाइल ही वर्क करेगा, उसको इमल्सिफाइड करेगा। तो बाइल आल्सो, और बाइल निकलता कहाँ से, हिपैटिक सेल से निकलता है, लेकिन वो स्टोर होता है गैल ब्लैडर में, और वो किस में चला जाता है, ड्यूडेनम में चला जाता है। ठीक, ठीक है, बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन मतलब क्या हुआ, ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉल मिसेल्स, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करना है, स्मॉल मिसेल्स। ठीक, बाइल आल्सो एक्टिवेट करता है लाइपेज को, यानी ये एक्टिवेट करता है लाइपेज को। तो लाइपेज को कौन वर्क करता है, एक्टिवेट करता है, लाइपेज एंजाइम को बाइल एक्टिवेट करता है। ठीक, प्रोटीन प्रोपेप्सिन को, पेप्सिनोजन को कौन कन्वर्ट, एचसीएल कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजन को। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा सबसे पहले हमने बाइल की बात की। ठीक, बाइल है उसमें, और हम उसमें पढ़ेंगे पैंक्रियाटिक जूस, और तीसरा पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस है, वो पैंक्रियाटिक जूस है, वो क्या है, ट्रिप्सिनोजन। इसमें जो पैंक्रियाटिक जूस है कौन कौन से, ट्रिप्सिनोजन, काइनोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये तीनों ही क्या किस पे वर्क करते हैं, प्रोटीन पे वर्क करते हैं। तीनों ही प्रोटीन पे वर्क करते हैं, और तीनों इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ट्रिप्सिनोजन, काइनोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये तीनों ही एक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक, इसको एक्टिवेट करता है क्यों, इंट्रोकाइनेज, वेरी इंपॉर्टेंट है इंट्रोकाइनेज, इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। इंट्रोकाइनेज इसको एक्टिव करता है। ये किस पे पाया जाता है, इंटेस्टाइनल पे, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में ये पाया जाता है। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में कौन, इंट्रोकाइनेज, यही इसको एक्टिवेट करता है। और ये देखिए ट्रिप्सिनोजन और क्राइमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को पेप्टाइडेज में कन्वर्ट करता है। ठीक, इसमें साथ ही साथ पहले ये प्रोटीन एंजाइम हो गए, ट्रिप्सिनोजन, काइनोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये तीनों प्रोटीन एंजाइम है। और साथ ही साथ इसमें एमाइलेज होता है, ये किस पे वर्क करता है, स्टार्च पे वर्क करता है। लाइपेज होता है, ये फैट पे वर्क करता है। न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लिक एसिड पे वर्क करता है। ठीक, और इसका जो पीएच होता है 7.8 होता है। अभी हम इसको एनसीईआरटी से आपको बताएंगे। तो देखिए क्या प्रोटीन है, प्रोटीन पेप्टॉन्स एंड प्रोटीएजेस, जो प्रोटीन को जब स्टमक ने पेप्सिन जो था इसको पेप्टिन और पेप्टॉन्स और प्रोटीओजेस में कन्वर्ट कर जाता था, और साथ ही साथ प्रोटीन, ये तीनों पे ही वर्क करेगा। ट्रिप्सिनोजन, काइनोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये तीनों ही क्या किस पे वर्क करते हैं, प्रोटीन पे वर्क करते हैं। तो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, डाइपेप्टाइड में। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट करेगा, डाई वाले में। ठीक, अल्टीमेटली जो है स्मॉल इंटेस्टाइन वाले जो मतलब पैंक्रियाटिक जूस वाले जो है, ये किस में कन्वर्ट कर देंगे, हमारे डाइपेप्टाइड मतलब डाई वाले में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, ऐसे याद करने आपको बहुत ईजी होगा। ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर देंगे डाई वाले में। जैसे ये देखिए पॉलीसेकेराइड है, इस पर कन्वर्ट करेगा एमाइलेज। ठीक, ये कौन सा एमाइलेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज है। ठीक, वो उसमें भी एमाइलेज, मुंह में एमाइलेज पाया जाता है, पर उसका पीएच 6.8 होता है, जिसका पीएच होता है 7.8 होता है। ठीक, तो ये क्या है, एमाइलेज वर्क करेगा। ओके, इसमें कर देगा डाइसेकेराइड। देखिए यहाँ डाइपेप्टाइड में क्या था, ये डाइसेकेराइड में कर दिया। ऐसे फैट है, फैट पे लाइपेज वर्क करेगा, किसमें, डाइग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड में चेंज कर देगा। ठीक, तो ये सभी को अल्टीमेटली डाई वाले में चेंज कर देंगे, आप ये याद कर लीजिएगा। ऐसे डाई पे ये इंस्टेंटाइनल जूस का वर्क करेगा। ठीक, और देखिए न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट कर किस में कर देगा, न्यूक्लियेजेस वर्क करेगा इस पर, न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा होगा, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियेजेस वर्क करेगा, न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज में कन्वर्ट करेगा। अब हम बात करें तीसरा इंस्टेंटाइनल जूस की बात कर लेते हैं। ठीक, हमने बाइल पढ़ा, स्मॉल इंस्टेंटाइन में कौन कौन सा पढ़ा, बाइल पढ़ा, पैंक्रियाटिक जूस पढ़ा, और हमने इंस्टेंटाइनल जूस की बात करेंगे। इंस्टेंटाइनल जूस ये कहाँ निकलता है, म्यूकोसा लेयर से निकलते हैं। ठीक, म्यूकोसा लेयर्स में इसमें या तो ग्लोबट सेल निकलेंगे, ग्लोबट सेल सीक्रेट करेगा म्यूकस,
या तो इससे म्यूकोसा लेयर से ग्लोबट सेल निकलेंगे जो सीक्रेट करेगा म्यूकस, या कुछ ग्लैंड इसमें निकलेंगे, इंस्टेडाइनल जूस निकलेंगे जिसको हम सर्कस इंटेरिकस भी कहते हैं, या तो म्यूकस वाला जो लेयर है म्यूकोसा लेयर है उससे ग्लोबट सेल निकलेगा जो सीक्रेट करेगा म्यूकस, या फिर इससे इंस्टेडाइनल जूस निकलेगा, या इसी को हम कहते हैं सक्कस इंटेरिकस भी कहते हैं। ठीक, और देखिए वो जो था उसने सभी को डाई वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, डाई पेप्टाइडेज डाईसैकेराइड उसमें कन्वर्ट किया था। तो ये क्या इस पर एंजाइम कौन सा वर्क करेगा, तब डाई वाले वर्क करने लगेंगे, तो उसने डाई में कन्वर्ट किया था इसलिए इस पर क्या होगा, डाई वाले वर्क करेंगे। तो इसमें जो एंजाइम का नाम होगा वो डाई फॉर्म में होगा। तो इसमें कौन कौन से एंजाइम होंगे, डाईसैकेराइड होंगे, डाईपेप्टाइड होंगे, न्यूक्लियोसाइडेज होंगे। ठीक, न्यूक्लियोसाइडेज इसमें भी डाई आ गया, और लाइपेज जो कि लाइपेज है वो सब में लाइपेज ही था, चाहे इस जो स्मॉल अमाउंट में आपका स्टमक में बात करें, चाहे स्मॉल इंस्टेटाइन में पैंक्रियाटिक जूस में बात करें, चाहे इंस्टेटाइनल जूस में बात करें, सभी में क्या था, लाइपेज ही रहेगा, लाइपेज वाला एंजाइम। ओके, देखिए ये वाला जो एंजाइम था ये सभी को डाई फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। जो पैंक्रियाटिक एंजाइम था वो किस में कन्वर्ट कर दिया था, डाई फॉर्म में। ठीक, देखिए प्रोटीन को डाई फॉर्म में कन्वर्ट, डाई पेप्टाइड में कन्वर्ट दिया था, पॉलीसैकेराइड को डाईसैकेराइड में, फैट को मोनो डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में, और न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज में कन्वर्ट कर दिया था। अब ये इस सभी डाई फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। इस पर हमारा जो इंस्टेडाइनल जूस होगा वो क्या होगा, डाई वाले होंगे। तो ये जैसे डाई पेप्टाइड है तो इसको क्या करेगा, एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो डाई पेप्टाइड है तो इस पर क्या होगा, डाई पेप्टाइडेज वर्क करेगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, एमिनो एसिड में। जो माल्टोज है ये क्या है, डाई फॉर्म है। ठीक, तो इस पर माल्टेज वर्क करेगा। ठीक, किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज में। लैक्टोज है तो लैक्टोज को पे कन्वर्ट कर लैक्टेज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। सुक्रोज है तो इस पर ग्लूकोज वर्क करेगा, सेक्रेज वर्क करेगा, सुक्रेज कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, अब देखिए न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइडेज में उसने कन्वर्ट कर दिया था, वो न्यूक्लियोसाइडेज में कन्वर्ट किया था। तो ये न्यूक्लियोटाइडेज को कन्वर्ट कर देगा। इसमें टाइडेज है तो वही वाला एंजाइम होगा जो आगे है वही वाला एंजाइम। तो न्यूक्लियोटाइडेज है तो न्यूक्लियोटाइडिएज हो गया एंजाइम, और ये किस में कन्वर्ट करेगा, न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर देगा। और न्यूक्लियोसाइडेज है तो न्यूक्लियोसाइडेज वाला एंजाइम वर्क करेगा शुगर और बेस में। तो जो आगे वाला है वही एंजाइम आपको लिखना है इंस्टेटाइनल जूस में। ठीक, अब ये जो डाई और मोनोग्लिसराइड था इस पर लाइपेज ही वर्क करेगा, लिपिड में वही था लाइपेज ही होगा फैट वाले में। ठीक, तो डाई और मोनोग्लिसराइड पे वर्क करेगा, लाइपेज ही वर्क करेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, तो ये था एंजाइम। ऐसे शॉर्ट में याद कर लीजिए कि जो इंस्टेटाइनल जूस है वो डाई वाला फॉर्म में होगा। ठीक, तो जो हमारे लार्ज इंस्टेटाइन की बात करते हैं, अभी तक स्मॉल इंस्टेटाइन की बात हो गई, खत्म हो गई। अब लार्ज इंस्टेटाइन की बात करें, इसमें कोई किसी प्रकार का डाइजेशन होता ही नहीं है। लार्ज इंस्टेटाइन में किसी प्रकार एब्जॉर्प्शन होता ही, मतलब डाइजेशन होता ही नहीं है। ठीक, तो इसमें वर्क क्या करता है ये, तो नो सिग्निफिकेंट डाइजेशन में इसमें वर्क जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लार्ज इंस्टेटाइन का ये एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा वर्क करता है। ये ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, जो हमने खाया उसके रस को एब्जॉर्ब करता है वो। इसका वर्क होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। इसका मेन काम है वाटर मिनरल्स और सर्टेन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन करना। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। ठीक, और कुछ म्यूकस भी, इससे बहुत ज़्यादा म्यूकस भी सीक्रेट होता है जो लिब्रिकेशन करता है ऑफ एडरिंग वेस्ट को, मतलब कि जो हमारे वेस्टेज हो गए हैं उसको, मतलब कि उसको लिब्रिकेट बनाया जाता है ताकि आराम से वो बाहर निकल सके। ठीक, एनएस के थ्रू। ठीक, बात करेंगे अब फीकस। अब फीकस होता क्या है, फीकस जो मतलब ख़राब हो गया, जो अनडाइजेस्ट हो गया, तो वही अनएब्जॉर्ब जो अनडाइजेस्ट हो गया, अनएब्जॉर्ब हो गया सब्सटेंस कॉल्ड फीकस। ठीक, इंटर इन द, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो फीकस होता है स्टोर कहाँ होता है, सीकम में। ठीक, तो इंटर इन सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये इंटर करता है किसमें, सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में, इसी में जाके स्टोर हो जाता है सीकम में। ठीक, जो सीकम होता है आपको पता होगा, सीकम कॉलम रेक्टम, तो सीकम सबसे पहला पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसी में क्या होता है जाके वो रुका होता है सीकम में। ठीक, इलियोसिकल वाल बहुत अच्छा है, देखिए इलियोसिकल वाल ये प्रिवेंट करता है कि ये बैक फ्लो ना हो जाए। फीकस जो फीकस है इसको सीकम है इसलिए क्या इलियोसिकल वाल जो है प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ फीकस को। अब देखिए है कैलोरीफेरिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यू। ठीक, नाम से लगा कैलोरी वैल्यू, तो जो हम एनर्जी जो हमने मतलब ये हमने अभी एब्जॉर्ब किया, तो ये एनसीईआरटी थोड़ा बाहर ही है, एक अलग से बनाया गया है। ठीक, बॉक्स में ये आपको मिलेगा। ठीक, तो मतलब कि जो हमने एनर्जी से हमें कितना मिलेगा, तो ये प्रोटीन से कितना मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट से, इसके बारे में बात किया। जो हमने खाया तो उससे कितना हमें क्या क्या मिला, कितनी एनर्जी कैलोरी मिली, वही एनर्जी कितना मिला वही। तो इट इज़ अ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेटेड बाई कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम फूड सब्सटेंस इन बम कैलोरीमीटर। तो भाई 1 ग्राम फूड सब्सटेंस का मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए, मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए तो कितना हमें एनर्जी मिला
कैलोरीमीटर में, उसे हमें कहेंगे कैलोरीफिक वैल्यू करेंगे। फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या होगा? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेटेड बाय द कंप्लीट ऑक्सीजन ऑफ 1 ग्राम फूड सब्सटेंस इन सेल एंड बॉडी। तो जब हम कैलोरीमीटर में बात करेंगे तो कैलोरीफिक वैल्यू किसको कहेंगे? जब इसी को सेल बॉडी में बात करेंगे कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ 1 ग्राम फूड सब्सटेंस का सेल एंड बॉडी में, उसी को फिजियोलॉजिकल वैल्यू कहेंगे। ठीक, एनसीईआरटी के मतलब अलग पेज में है, इससे क्वेश्चन नहीं आते थे। ठीक है, अब बात करें कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें, कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए 4.1 होता है, प्रोटीन के लिए होता है 5.65 होता है, और फैट के लिए होता है 9.45। तो सबसे अधिक इससे ही हमें एनर्जी मिलता है 9.45 मतलब किलो कैलोरी जूल मिलता है, सबसे अधिक इससे ही मिलता है फैट से। ठीक, अब हम फिजियोलॉजिकल की यदि बात करें, हमको यदि क्वेश्चन सॉल्व करना है फिजियोलॉजी की बात करें, तो फिजियोलॉजिकल की वैल्यू जो होती है इसके लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के लिए भी 4 होती है, प्रोटीन के लिए भी 4 होती है, और फैट के लिए होती है 9। ठीक, अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। अब एब्जॉर्प्शन हम करते हैं, अब हमने खा लिया उसको, अब हम एब्जॉर्व करेंगे तो उसे ही कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाई विच द इन प्रोडक्ट डाइजेशन पास थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकस इनटू द ब्लड या लिम्फ। ओके, तो जो हमारा जो डाइजेशन जो हमारा मिला है, जिसको हमने डाइजेस्ट किया, उसको हमने क्या कर दिया, म्यूकस के म्यूकोसा लेयर के किसमें, ब्लड वेसल या लिम्फ वेसल में हमने उसको भेज दिया, उसे ये क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो जिसमें हमने जो इन प्रोडक्ट है डाइजेशन का, उसको हमने क्या कर दिया, अपने ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब कर लिया, डालना ही उसे, इसी को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। इसमें कई प्रोसेस हैं, पैसिव भी हो सकता है एब्जॉर्प्शन, फैसिलिटेटेड भी हो सकता है, और एक्टिव भी हो सकता है। जो पैसिव होता है किसके थ्रू होता है, एलॉन्ग कंसनट्रेटेड ग्रेडियंट, ये सब तो आप जानते ही होंगे। ठीक, एलॉन्ग कंसनट्रेटेड ग्रेडियंट। ठीक, इसमें एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ठीक, इसमें पैसिव कौन जाएगा, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और क्लोरीन आयन, ये इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन आयन। ठीक, ग्लूकोज, एमिनो एसिड तो सभी से ही जाएंगे, पैसिव भी जा सकते हैं, फैसिलिटेटेड भी जा सकते हैं, एक्टिव भी जाएंगे। ठीक, अब बात करें फैसिलिटेटेड, ये क्या है, हेल्प बाय कैरियर प्रोटीन, इसमें कैरियर प्रोटीन की नेसेसिटी होती है, ये भी एलॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेडियंट ही होता है, और इसमें भी एटीपी का नेसेसिटी नहीं होता है, बस इसमें एक प्रोटीन आ जाता है, स्पेशल प्रोटीन आ जाता है, इसलिए इसको फैसिलिटेट करते हैं। इसमें क्या होगा, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फ्रक्टोज, इंपॉर्टेंट है इसमें क्या होगा, फ्रक्टोज के एब्जॉर्प्शन किससे होता है, फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन, फैसिलिटेटेड प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, अब बात करें एक्टिव, तो एक्टिव होता है वो अगेंस्ट कंसनट्रेटेड ग्रेडियंट के होगा। ठीक, कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगा, मतलब इसमें एनर्जी की हमको रिक्वायरमेंट होगी, हेंस एनर्जी रिक्वायरमेंट। इसमें भी होगा ग्लूकोज, एमिनो एसिड, बस इसमें सोडियम आयन आ जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें पैसिव में क्लोरीन, फैसिलिटेटेड में फ्रक्टोज, और एक्टिव में सोडियम आयन। अब ग्लूकोज, एमिनो एसिड सभी से एब्जॉर्ब होंगे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन पार्ट का कहाँ कहाँ एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो दवा अब हम खाते हैं वो माउथ में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए दवा को ज़्यादा मुंह में रखेंगे तो जल्दी एब्जॉर्ब होगा वो। ठीक, तो इसीलिए सर्टेन ड्रग्स क्या है, कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ म्यूकोसा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम। तो हमारे जो टंग के जो नीचे होता है, नीचे टंग के आप उठाएंगे, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, उसी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं ड्रग्स वग्स। ठीक है, तो हमारे माउथ में ड्रग्स एब्जॉर्ब होगा। स्टमक में बहुत इंपॉर्टेंट है एल्कोहल। ठीक, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल टेक प्लेस। स्मॉल इंटेस्टाइन में बात करेंगे तो इसमें बहुत सब कुछ एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कम इसी में डाइजेशन होता है, इससे बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन इसी में होता है। तो प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द एब्जॉर्प्शन, सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल ऑर्गन है ऑफ डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन। डाइजेशन इज द कंप्लीट, इधर ही डाइजेशन कंप्लीट होता है हेयर एंड फाइनल क्या है, प्रोड्यूस ऑफ डाइजेशन सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड एमिनो एसिड आर एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। ठीक, तो मतलब इसी में मतलब सब कुछ इसमें एब्जॉर्ब होता है। ओके, बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, ये क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक प्लेस। तो इसमें क्या क्या एब्जॉर्ब होंगे, वाटर का होता है, मिनरल्स का होता है, और ड्रग्स का, इसमें भी ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, तो यदि मुंह में नहीं एब्जॉर्ब हो पाए तो अल्टीमेटली कहाँ एब्जॉर्ब होगा, ड्रग्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा। ठीक, तो बहुत ज़्यादा इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, और मिनरल्स का और ड्रग्स का। देखिए, अब हम बात करें जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, वो सीधे हमारे ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, वो सीधे ही हमारे ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, वो कैन नॉट एब्जॉर्ब इनटू ब्लड, तो सीधे ही हमारे ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते। वो पहले क्या होता है, फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट कॉल्ड मिसेल्स। तो सबसे पहले वो इनकॉर्पोरेट होते हैं, मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कॉर्पोरेट होते हैं, उसको क्या कहते हैं, मिसेल्स कहते हैं। एंड मूव इनटू स्मॉल इंस्टेस्टाइनल म्यूकोसा, और इंस्टेस्टाइनल के म्यूकोसा पार्ट में वो चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं। ठीक, रिफॉर्म इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स का, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइनोमाइक्रॉन।
तो फिर उसका रिफॉर्म होता है, वो छोटे रिफॉर्म पे नहीं है, क्या हुआ मीसल्स में कन्वर्ट हो गया और मूव कर जाते हैं। मीसल्स में जैसे वो कन्वर्ट हुआ मूव कहाँ कर जाएंगे, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा लेयर में वो मूव कर जाएंगे। फिर उसी में विलाई जो होता है उसी में चले जाते हैं। फिर रिफॉर्म होता है, रिफॉर्म इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन, ठीक। और क्या होता है, उसको कन्वर्ट होता है वेरी, तो उसमें छोटे छोटे प्रोटीन के कोडेड लगते हैं उसमें, उस फैट ग्लोब्यूल्स में, उसे ही हम क्या कहते हैं काइलोमाइक्रोन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें छोटे छोटे प्रोटीन के कोड बनता है उस पर, उसे ही हम क्या कहते हैं काइलोमाइक्रोन कहते हैं। एंड दे ट्रांसफर इनटू लिम्फ वेसल, और वही क्या होता है फिर हमारे लिम्फ में वो ट्रांसफर होता है। तो हमारे लिम्फ में ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो फैटी एसिड जो हम ये फैट वैट खाते हैं वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है, लिम्फ में, ठीक। लैक्टियल इन विलाई, ठीक, विलाई में लैक्टियल जिसे हम कहते हैं। लिम्फ वेसल को क्या कहते हैं, लैक्टियल कहते हैं इन विलाई। लिम्फ वेसल अल्टीमेटली रिलीज द एब्जॉर्ब सब्सटेंस इनटू ब्लड, और लिम्फ वेसल वो अल्टीमेटली कहाँ चला जाता है, ब्लड वेसल्स में चला जाता है लिम्फ वेसल के थ्रू, ठीक। अब कुछ डिसऑर्डर के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले है जॉन्डिस, बहुत लोगों को हुआ होगा जॉन्डिस। तो इसमें क्या होता है कि नाखूनों में पीले हो जाते हैं भाई, लीवर इज इफेक्टेड, जब हमारा लीवर इफेक्ट हो जाता है, ठीक। स्किन एंड आई टर्न येलो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट, जैसे बिलिरुबिन और बिलिरुबिन जब बढ़ जाते हैं पिगमेंट, ठीक, जब लीवर हमारा इफेक्ट हो जाता है तो इससे बाइल पिगमेंट डिपोजिशन होता है, इसलिए हमारा आँख का ये नाखून ये सब क्या होता है पीले हो जाते हैं, ठीक। वोमिटिंग क्या है, वोमिटिंग आप उल्टे आप करते ही होंगे। ये इजेक्शन है क्या, स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, तो स्टमक से माउथ से बाहर निकल जाना, यही क्या है वोमिटिंग है। ये क्या है, रिफ्लेक्शन एक्शन, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा द्वारा होता है। इसका सेंटर कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो दिस रिफ्लेक्शन एक्शन कंट्रोल बाय वोमिटिंग सेंटर, वोमिटिंग सेंटर कहाँ है, मेडुला ऑब्लिंगेटा में। फीलिंग ऑफ नॉइजिया प्रीडेसर वोमिटिंग, तो सबसे पहले हमारा जी मचलाएगा फिर उल्टी होता है, ये तो हम जानते हैं। फीलिंग ऑफ नॉइजिया पहले होगा, फिर क्या होगा, वोमिटिंग होगा। डायरिया की बात करें तो डायरिया आप जानते हैं भाई, ज़्यादा मतलब पतला लैट्रिन ऐसे बोलते हैं, तो ओके। तो क्या है, द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोमल मूवमेंट इंक्रीज इन लिक्विड, देखिए इंक्रीज हो जाता है लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज, तो हमारी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ जाता है फीकल डिस्चार्ज में, क्योंकि क्या होता है रिड्यूस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो इसमें एब्जॉर्प्शन फूड का एब्जॉर्प्शन क्या होता है कम हो जाता है, ठीक। इससे उसमें बहुत ज़्यादा लिक्विड डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, मतलब बहुत लिक्विड हो जाता है हमारे फिल्टर, ठीक। अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की बात कर लें, तो कॉन्स्टिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होता है, बहुत लोग को होता होगा कब्ज वब्ज, लैट्रिन नहीं होता है जब, ठीक। तो क्या होता है जब फीकस आर रिटेन इन कॉलम, वेरी इंपॉर्टेंट है कॉलम, जो हमारा फीकस क्या होगा कॉलम में ही रुका रहे, ठीक। एज द बोलस मूवमेंट अकर इरेगुलर, तो हमारा बोलस मूवमेंट बहुत इरेगुलर हो जाएगा, मतलब कोई फिक्स नहीं रहेगा। मतलब बोलस मूवमेंट आप जानते हो ना, देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी बोलस मूवमेंट हो, मतलब लगातार बोलस मूवमेंट हो रहा है, मतलब जब ऐसे मूवमेंट होता है तभी ना लैट्रिन फील होता है हमें, ठीक। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा बोलस मूवमेंट, मतलब लगातार बोलस मूवमेंट होता रहता है, बार बार हमको जाना पड़ता है। यहाँ इरेगुलर हो जाएगा बोलस मूवमेंट, ठीक, मतलब फिक्स नहीं रहेगा, मतलब रेगुलर नहीं, मतलब एकदम होगा ही नहीं, ओके। अब बात करें इनडाइजेशन की, बात करें इनडाइजेशन, बहुत लोग को होता होगा इनडाइजेशन, मतलब कि हमारा फूड नहीं पचना। इनडाइजेशन, द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्ट लीड टू फीलिंग ऑफ फुलनेस, तो हमारा पेट फूलता हुआ लगता है, तो इससे क्या लगता है फीलिंग ऑफ फुलनेस, फूलता हुआ लगता है, पेट फूल रहा है। तो इसका रीज़न क्या क्या हो सकता है, इनएक्वायर्ड एंजाइम, मतलब एंजाइम प्रॉपर ना निकले, सिक्रेशन मतलब कि एंजाइम को प्रॉपर सिक्रेशन ना हो, एनेक्सिस चिंता, बहुत ज़्यादा हम चिंता करते हैं तभी खाना अच्छे से नहीं पचता है। फूड पॉइजनिंग, बहुत ज़्यादा ही फूड पॉइजनिंग हो गया तो भी, ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा पेट भर के खा लिए तो भी हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता, इनडाइजेशन होता है। और स्पाइसी फूड, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिए तो भी इनडाइजेशन होता है, ठीक। अब बात करते हैं प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन की बात करें, मतलब कि प्रोटीन की कमी, मल न्यूट्रिशन, PEM जिसको कहते हैं, प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। अब इसमें मैंने यहाँ पे कुछ NCERT काटा है, क्योंकि इसमें बहुत बकवास NCERT है, बोला कि बांग्लादेश में इतने में भूखमरी हो गई थी, ऐसे ऐसे था उसमें, ठीक। तो वो सब आएगा ही नहीं, तो उसको क्या लेने का मतलब, ठीक। तो वही सब बोला है, तो वहाँ और बाकी मैंने सब जगह NCERT पर लाइन टू लाइन लिया हूँ, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे दो तरह के होते हैं प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन के, 2 टाइप हैं, एक है मरस्मस, एक है क्वासिकर। तो मरस्मस मतलब नाम से ही पड़ रहा है मर जाना, एकदम कुछ ना मिलना, ठीक। मर जाना मतलब कुछ भी ना मिले। डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन और कैलोरी, दोनों की डिफिशिएंसी जब हो जाए, कि प्रोटीन भी और कैलोरी दोनों की डिफिशिएंसी हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, मरस्मस कहते हैं। ये किस में होता है, इन्फेंट में होता है, मतलब बच्चों में होता है जो लेस देन 1 ईयर है, बहुत छोटे छोटे बच्चे उसमें होता है, देखा गया है। क्वासिकर जो होता है ये प्रोटीन डिफिशिएंसी अनकम्पेयर बाई कैलोरी डिफिशिएंसी, तो जो प्रोटीन डिफिशिएंसी ज़्यादा होगा किसके कंपेयर में, कैलोरी की डिफिशिएंसी में, तो यहाँ प्रोटीन की डिफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ये मोर देन 1 ईयर बच्चों में होता है, ठीक। ये 1 साल के ज़्यादा बच्चे में होता है, जिससे क्या होता है जब माँ का दूध को रिप्लेस कर दिया जाए किसी और फूड से, तो उस टाइम होता है, ठीक। जिससे जब माँ का तबीयत ना सही हो तो उस टाइम डॉक्टर, मतलब कि माँ अपना दूध नहीं पिला पा रही है बच्चों को, और उस टाइम किसी और फूड, कैलोरी और फूड हम खिलाने लगें उसको ज़्यादा, तो उस टाइम ये क्वासिकर होता है, ये 1 साल से ज़्यादा बच्चों को होता है,
ठीक थी, एनसीईआरटी में लाइन था पूरा। तो थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए वीडियो। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आप मतलब जो भी आपको ना समझ आए तो आप वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा मुझे, मैं आपको उसको यहाँ पे कमेंट के थ्रू आपको सही बता दूँगा।